हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक डैट इज कोलेरा, जिसे हिंदी में बोलते हैं हैजा। जो एक कोलेरा होता है ये एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, या फिर इसे बोले तो एक अक्यूट डायरियल डिजीज कंडीशन होती है, जिसके अंदर पेशेंट को जो डायरिया होता है और जो वोमिटिंग होती है वो कंडीशन अराइज हो जाती है। और जो पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है फ्रॉम द कोलेरा, क्योंकि एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ये अक्यूट होती है, अचानक से होती है। इसके अंदर जो पेशेंट उसको 30 to 40 टाइम भी एक दिन के अंदर उसे डेफिकेट करना पड़ जाता है, तो इसे बोलते हैं कोलेरा। अब इसकी हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं कि ये जो डिजीज कंडीशन है इसका होस्ट, एजेंट और क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट ऑफ द कोलेरा, कि जो कोलेरा डिजीज है इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है या जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है। तो जो कोलेरा होती है इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है विब्रियो कोलेरी। जो विब्रियो कोलेरी होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो लीड करता है कोलेरा इन्फेक्शन को। जो विब्रियो कोलेरी होता है इसके भी कुछ अलग अलग स्ट्रेन हमें देखने को मिले। तो यदि हम बात करें तो जो विब्रियो कोलेरी है इसका 1N0139 जो स्ट्रेन है ये जो कोलेरा होता है इसे लीड करता है। अब बात करते हैं होस्ट की, यानी जो पर्सन जिनके अंदर कोलेरा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो ससेप्टिबल होते हैं, जिनमें कोलेरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ऑल एज ग्रुप होता है और जो ऑल सेक्स होता है, मतलब मेल और फीमेल, इनके अंदर जो कोलेरा होता है वो इक्वली अपने इन्फेक्ट करता है। और यदि हम देखें तो जो चिल्ड्रंस होते हैं इसके अंदर जो कोलेरा था वो हमें ज़्यादा देखा गया है। तो मेनली ये अफेक्ट करता है बच्चों को, लेकिन ये अफेक्ट कर सकता है सभी एज ग्रुप को और बहुत सेक्स, मेल और फीमेल को। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो कोलेरा के डेवलपमेंट में, जो डिजीज डेवलपमेंट है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं इसमें आता है कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, यदि कोई एरिया है वहाँ पे पुअर सैनिटेशन, मतलब कम हाइजीनिक प्रैक्टिस है, तो वहाँ पे जो कंटामिनेटेड वाटर होता है यदि उसे हम यूज करते हैं तो ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ईटिंग अनकुक्ड सेलफिश, जो सेलफिश होती है उसे यदि हम अनकुक्ड खाते हैं तो भी जो कोलेरा होता है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो एनवायरमेंटल फैक्टर देखें तो जो कंटामिनेटेड फूड होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, पुअर हाइजीन कंडीशन होती है, और कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे लो हाइजीनिक प्रैक्टिस है, वहाँ पे जो कोलेरा के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोलेरा। जो कोलेरा है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब से विब्रियो कोलेरा जो होस्ट बॉडी है उसमें एंटर करता है, एंटर करने के बाद में जब तक वो अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है, तो ये जो पीरियड होता है इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो विब्रियो कोलेरी है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है फ्यू आवर्स टू 5 डेज। ये फ्यू आवर्स यानी कुछ ही घंटों में जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके एंटर करने के बाद में कुछ ही घंटों में ये अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 डेज देखा गया है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कोलेरा। जो कोलेरा है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू कोई डिजीज कंडीशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। तो जो कोलेरा है ये होता है मेनली इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम कंटामिनेटेड, कोई भी कंटामिनेटेड फूड है या फिर जो वाटर है, यदि उसका हम यूज़ में लेते हैं, उसको यूज़ में करते हैं तो ये डिजीज कंडीशन अराइज होती है। सेकेंड वन है ह्यूमन टू ह्यूमन वाया फीको ओरल रूट। जो ह्यूमन टू ह्यूमन या मैन टू मैन ट्रांसमिट होती है वो होती है वाया फीको ओरल रूट। जो हमारा फीको ओरल रूट होता है यहाँ से भी ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कोलेरा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका फ्यू आवर्स टू 5 डेज। और हमने बात की एपिडेमियोलॉजी, एजेंट होता है विब्रियो कोलेरी, होस्ट होते हैं ऑल एज ग्रुप और ऑल सेक्स, बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल एंड डेफिनेशन ऑफ द कोलेरा। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कोलेरा। जो कोलेरा है इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो हम जो इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे हम इन्हें डिजीज की स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि डिजीज होती है धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जो डिजीज की स्टेज होती है डेवलपमेंट की, जो हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, तो उस अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ें तो इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हम 3 स्टेज में देखते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन।
स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन जो होती है वो एक इनिशियल स्टेज होती है जब ये डिजीज अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करती है। तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है अक्यूट सीवियर डायरियल कंडीशन। जो पेशेंट है उसे अक्यूट यानी अचानक से सीवियर डायरिया कंडीशन हो जाती है, मतलब जो पेशेंट है वो 30 to 40 टाइम तक डेफिकेट करता है एक दिन के अंदर। और जो डायरिया होता है तो इसका जो डायरिया होता है वो होता है राइस वाटर स्टूल पास होता है। तो जो स्टूल होता है उसका कलर होता है वो होता है राइस वाटर की तरह हमें जो डायरिया होता है वो देखने को मिलता है। जो स्टूल पास आउट करता है वो राइस वाटर की तरह होता है। सेकंड वन इज वॉमिटिंग। जो पेशेंट है उसे वॉमिटिंग होती है। तो यदि पेशेंट को डायरिया हो रहा है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, इसके कारण जो पेशेंट है उसको ऑटोमेटिकली जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो जाएगी, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जो लीड करता है डिहाइड्रेशन को। जो पेशेंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब जो पेशेंट है उसके जो एब्डोमेन एरिया है और जो लेग्स है वहाँ पर हमें क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्टेज ऑफ कोलैप्स। जो इसकी सेकंड स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ कोलैप्स, कि जब ये डिजीज लंबे टाइम तक बनी रहती है, बार बार होती है, तो लगातार हमारी बॉडी से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है। तो जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो जो आइज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो हमें जो आइज होती है वो श्रंकंड देखने को मिलती है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा श्रंकंड आइज। और हाइपोटेंशन, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका है। होलो चिक्स, जो चिक्स होते हैं वो भी होलो हो जाते हैं, मतलब जो गाल होते हैं उनमें भी हमें खड्डे देखने को मिलते हैं, मतलब वो सिकुड़ जाते हैं। और सब नॉर्मल टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है वो भी सब नॉर्मल हमें देखने को मिलता है। तो ये थे स्टेज ऑफ कोलैप्स। और यदि इसके कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें कोलेरा के, तो यदि लंबे टाइम तक यदि फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण बॉडी के अंदर एक कंडीशन होगी जिसे बोलते हैं एसिडोसिस। और एसिडोसिस होने के कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। और यदि हाइपोवोलेमिक जो कंडीशन हो जाती है, इसके कारण जो पेशेंट है उसके हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ रिकवरी। जो ये स्टेज होती है स्टेज ऑफ रिकवरी, ये स्टेज ऑफ कोलैप्स के बाद की स्टेज होती है। इसके अंदर जो भी साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिले वो सभी वापस से ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये साइन एंड सिम्टम डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ रिकवरी। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कोलेरा, जिसमें हमने बात की मेनली 3 स्टेज: स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, स्टेज ऑफ कोलैप्स एंड स्टेज ऑफ रिकवरी। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कोलेरा। जो कोलेरा है इसका क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है जिनके थ्रू हम इस डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं। उसमें है सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस। जब डिजीज कंडीशन को हम अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो जिसकी जो कॉम्प्लिकेशन है इनसे हम पेशेंट को बचा सकते हैं, उस डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उसको अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे जो डिजीज़ है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन, डिजीज नोटिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि जब कोई डिजीज, कोई एंडेमिक डिजीज है, पेंडेमिक है, फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, तो जो अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो डिजीज नोटिफिकेशन देता है कि ये डिजीज है। लाइक कोरोना में आपने देखा होगा कि जो हमें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो यदि हम डिजीज़ की नोटिफिकेशन देंगे जिससे लोगों में एक अवेयरनेस अराइज होगी, जो अवेयरनेस होगी उसके कारण इस डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्ट, जो ORS थेरेपी होती है इसके अंदर वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। जो कोलेरा होता है, जो डायरियल डिजीज़ होती है, इसके अंदर जो ORS सॉल्यूशन होता है वेरी इफेक्टिव होता है और मोस्ट 70 to 80% जो केस है वो ORS से ही हम ठीक कर सकते हैं। ORS सॉल्यूशन दिया जाता है और जो सब सेंटर होते हैं, PSC होती है, यहाँ पर एक किट के रूप में ORS सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद में सैनिटेशन, जितना अच्छा हम साफ़ सफाई ध्यान देंगे, जो हमारा एक्सक्रीटा डिस्पोजल है जितना अच्छा होगा उतना हम इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, जो कोलेरा है इसकी जो वैक्सीन यदि हम पेशेंट को देते हैं तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोलेरा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट
ऑफ कोलेरा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट से हम 70 to 80% जो केस है उनमें ये ऑटोमेटिकली फिर ठीक हो जाता है ORS देने के बाद में। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो हम IV फ्लूइड्स देते हैं। जो IV फ्लूइड्स देते हैं इसमें हम प्रेफर करते हैं मेनली रिंगर लैक्टेट, जो RL सॉल्यूशन होता है इसे दिया जाता है। और एक ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें हम जो पेशेंट है उसे एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है उसके जो खिलाफ जो हमारी एंटीबॉडी वो काम कर सके। तो ये एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है, इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है, लाइक पेनिसिलिन वगैरह पेशेंट को दी जाती है। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कोलेरा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।